साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं बात करूंगा इसमें जो वीडियो हम समान विज्ञान के अंदर भौतिकी का आपके लिए लेकर आ रहे थे, उसी से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। और पिछले वीडियो में मैंने भौतिकी के अंतर्गत गुरुत्व केंद्र के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, जिसको आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं उसी गुरुत्व केंद्र के बारे में आगे पढ़ते हैं, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एग्जाम में यहां से एक सवाल आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कमीशन का एग्जाम हो, बीपीएससी यूपीएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे, सचिवालय, डिफेंस, कोई भी एग्जाम में एक सवाल तो निश्चित तौर पर भौतिकी का एक हिट इशू है, हिट टॉपिक है। तो चलिए, गुरुत्व केंद्र के बारे में मैंने बताया था कि गुरुत्व केंद्र पिंड का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें उस बिंदु पर पिंड के सारे मास निहित होते हैं। दूसरा कि गुरुत्व केंद्र पिंड के मास के वितरण पर निर्भर करता है। किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र एक ही होता है। पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के आकार पर निर्भर करता है। पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के अंदर या पिंड के बाहर हो सकता है। तो ये सब बातें मैं बता दिया था जो पिछले वीडियो में आप देखें, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। जो देख चुके हैं वो इसको देखें और इसको ध्यान रखें कि अब हम लोग उस गुरुत्व केंद्र को पहचानने का काम करेंगे कि किसी पिंड के बारे में दे दिया जाए और उसका शेप आकार बताया जाए तो गुरुत्व केंद्र कहां है ये आपसे पूछा जाएगा। और इसी के तौर पर मैं जो महत्वपूर्ण पिंडों का आकार होता है उसी के बारे में मैं आपको यहां बताने का प्रयास करूंगा, जिसको आप याद रखें। जिसमें पहला है एक समान छड़, यूनिफॉर्म रॉड। तो रॉड लोहे का देखे होंगे, लोहा हो, लकड़ी हो, किसी का हो, वो रॉड के रूप में है, यूनिफॉर्म है। तो जब भी रॉड के रूप में रहेगा, छड़ के रूप में, तो उसका गुरुत्व केंद्र जो होगा वो छड़ का मध्य बिंदु होगा। ये ध्यान रखना है। जो छड़ का सेंटर पॉइंट होगा, बीचों बीच होगा, वही उसका गुरुत्व केंद्र होगा। ये ध्यान रखना। जैसे एक रॉड ऐसे दे दे कि रॉड है, ये लोहे का है या किसी भी चीज का रॉड है, यूनिफॉर्म है, जिसकी मोटाई सब जगह बराबर है, मटेरियल एक है, तो सीजी जो होगा बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट में सीजी होगा। यहां से लंबाई जो होगी जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, मतलब बराबर होगा बीचों बीच में। अब अगर एक समान छड़ के जगह सर्कुलर डिस्क दे दे, वृत्ताकार प्लेट, पिंड है और प्लेट के रूप में कागज हो सकता है, लकड़ी का तख्ती हो सकती है, एल्युमिनियम सीट हो सकता है, लोहे का सीट हो सकता है, लेकिन वो सर्किल में एक गोल पिंड के रूप में, और गोल है, वृत्ताकार पिंड है। और जब वृत्ताकार पिंड होगा तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो पिंड का केंद्र होगा, मतलब जो भी होगा वो डिस्क उसका केंद्र होगा। एक प्लेट दे देगा आपको, तो प्लेट क्या है, सर्कुलर डिस्क है, और सर्कुलर डिस्क का कहां होगा, तो पिंड का केंद्र होगा। मतलब अगर सर्किल के फॉर्म में ऐसे है कोई पिंड, ये सर्किल के रूप में आपको दिया गया है, तो गुरुत्व केंद्र होगा इसका सेंटर में होगा, वो जब भी होगा एकदम सेंटर पॉइंट में होगा। अब तीसरा एक पिंड है गोला। गोला क्या होता है कि प्लेट सर्कुलर है, प्लेट के रूप में, गोला पूरी तरह से स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल है। जैसे कि क्रिकेट गेंद है, गोला। जब दरोगा का फिजिकल देते होंगे तो लोहा का गोला दिया जाता है फेंकने के लिए। फुटबॉल एक गोला है, बैलून है गोल, और हवा भर दे तो वो भी एक गोला है। सेब को ऑलरेडी एक गोला मान सकते हैं क्योंकि वो भी एक गोल शेप में है। तो जो भी गोल है, एक पिंड गोलाकार में है तो उसको गोला कहते हैं। और गोला ठोस भी होता है, खोखला भी होता है। जैसे बैलून फुटबॉल है तो फुटबॉल में हवा भरा हुआ वो खोखला गोला, लेकिन क्रिकेट गेंद है तो क्रिकेट गेंद अंदर में ड्यूज गेंद जो होता है पूरा फिलअप रहता है, अंदर खाली नहीं होता, उसमें मटेरियल भरा रहता है, तो वो ठोस गोला है। लोहे का गोला ठोस गोला है। कांच का जो गोली खेलते हैं लोग, कंचा खेलते हैं, वो भी एक ठोस गोला है। तो ऐसा कोई भी गोला दे दे, ठोस हो या खोखला गोला हो, और इसका गुरुत्व केंद्र पूछे तो हमेशा आपको याद रखना है कि गुरुत्व केंद्र जो होगा, ठोस हो या खोखला हो, वो गोला का केंद्र में निहित होगा। ये ध्यान रखना, जब भी होगा तो उसके केंद्र में होगा। तो अगर ये सर्किल है तो सर्किल के रूप में, और अगर गोला है तो गोले के केंद्र के रूप में, चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला हो। अब यहां बेलनाकार पिंड है। बेलन के बारे में अक्सर पूछेगा। सिलेंडर जैसे हम लोग गैस का सिलेंडर लेते हैं, घर में रोटी बेलने के लिए बेलन का प्रयोग होता है। तो बेलन क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया पिंड है। तो बेलन नॉर्मली इस प्रकार का होता। तो ये एक बेलन है
और बेलन का एक मुख्य अक्ष होता है जो सेंटर पॉइंट बीचों बीच गुजरता है। तो इस सेंटर पॉइंट मुख्य अक्ष का जो बीचों बीच वाला भाग होगा मुख्य अक्ष का, वही इसका सीजी होगा बेलन का। तो अक्सर याद रखना है, बेलन का बेलनाकार अगर कोई भी पिंड है और उसका गुरुत्व पूछ दे तो आप कहेंगे बेलन के मुख्य अक्ष का जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु में उसका गुरुत्व केंद्र होगा, ये ध्यान रखना। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने दिया यहां शंकु के रूप में। शंकु कोण कहते हैं इसको, कीप जैसे होता है, तेल को डालने के लिए कीप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी शंकु है। आइसक्रीम खाते हैं तो सॉफ्टी जो देता है जिसमें आइसक्रीम भर कर देता है वो भी शंकु है। लेकिन शंकु दो तरह का है, ठोस भी है और खोखला भी है। जब खाली सॉफ्टी है तो वो खोखला शंकु है, और उसमें आइसक्रीम भर देंगे तो आइसक्रीम जब भर जाएगा तो वो ठोस शंकु हो जाए। तो शंकु का दो तरह के शंकु की बात आती है। तो शंकु को जब भी रखते हैं तो आधार पर रखते हैं, ये आधार पर रखा हुआ एक शंकु है और ये दो शंकु है, इसको ध्यान रखना। तो दो शंकु और ये इसका अक्ष है। तो शंकु है, इसको मान लेते हैं खोखला है ये, तो खोखला है ये, और ये ठोस है। ठोस का मतलब इसमें कुछ भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब आइसक्रीम फिलअप कर दिया गया सॉफ्टी में। तो सॉफ्टी में आइसक्रीम नहीं है तो खोखला है, और आइसक्रीम भर दिया तो ठोस है। और हमने कहा था कि गुरुत्व केंद्र हमेशा जिधर द्रव्यमान ज्यादा होता है उधर ही गुरुत्व केंद्र होता है। अब यहां सोचे कि खाली है तो द्रव्यमान किधर ज्यादा है, और भरा हुआ है तो द्रव्यमान किधर ज्यादा। तो देखो इधर भर जाएगा तो द्रव्यमान नीचे में ज्यादा बढ़ जाएगा, जब ज्यादा बढ़ेगा तो यहां सीजी नीचे होगा और यहां सीजी थोड़ा सा इससे ऊपर होगा जो खाली है। तो जब ऊपर होगा तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो h/3 हाइट पर होगा, ये ध्यान रखना है, खोखला वाला। और जबकि जो भरा हुआ होगा वो h/4 हाइट पर होगा, क्योंकि ये नीचे से ज्यादा नीचे पर होगा। मान लिया अगर ये यहां पर सीजी है तो इससे सीजी थोड़ा सा और नीचे होगा भरा हुआ वाला, तो यहां इसका सीजी थोड़ा सा इससे नीचे होगा, यहां h/3 हाइट पर, यहां h/4 हाइट पर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ठोस शंकु का बात करेगा तो आधार से ठोस शंकु में h/4 ऊंचाई पर, और जबकि खोखला होगा तो आधार से h/3 ऊंचाई पर। और यह ध्यान रखना है, इसलिए हो रहा है कि भरने के बाद मास नीचे बढ़ गया है ठोस वाला, और यहां मास कम है नीचे में, इसके कारण सीजी थोड़ा सा नीचे भाग आया। और हमने कहा है कि मास जिधर ज्यादा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान देना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर पूछ देगा तो मैक्सिमम लोग जो साइंस से रिलेटेड नहीं वो गलती कर देंगे सवाल। और ये एग्जाम में जब बता रहा हूं यहां से एक सवाल तो निश्चित पूछा जाएगा आपसे। अब यहां एक है वृत्ताकार वलय, रिंग कहते हैं इसको, रिंग समझते होंगे, अंगूठी समझ लें, साइकिल का रिम समझ लें, साइकिल का पहिया समझ लें, टायर समझ लें, सब एग्जाम्पल में पूछा जाता है। पूछ देता है कि साइकिल के रिम का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, आप अंगूठी पहनते हैं उसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा, महिलाएं चूड़ी पहनती है उसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा। तो ये अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम। तो कोई भी क्या है, वलय है, वलय को रिंग कहते हैं। रिंग मतलब चारों तरफ से पट्टी है लेकिन बीच में कुछ नहीं है, खाली है। तो चूड़ी भी एक रिंग है, अंगूठी पहनते हैं वो एक रिंग है, साइकिल का टायर जो है वो एक रिंग है, साइकिल का पहिया एक रिंग है, रिंग उसका रिंग है। तो सब रिंग है। और रिंग जब भी होगा तो ये जब भी रिंग का शेप दे दे तो याद रखना कि इसका गुरुत्व केंद्र जो होगा वो वलय के केंद्र में होगा। और यही हमने बताया था आपको कि गुरुत्व केंद्र पिंड पर भी होता है, पिंड के बाहर भी होता है। रिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे एक चूड़ी है, एक महिला कांच की चूड़ी पहनी हुई है, ये गोल रिंग है, बीच में तो खाली है, ये हवा है, यहां तो कुछ है नहीं, कांच यहां किनारे किनारे। लेकिन इसका गुरुत्व केंद्र जब पूछेगा तो गुरुत्व केंद्र इसका क्या होगा, बीच में होगा, जो बीच में क्या है, हवा है। और इसी के चलते ध्यान रखना है कि गुरुत्व केंद्र जब भी होता है तो रिंग के केंद्र में होता है। अब यहां के बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक त्रिभुजाकार पिंड और यहां समानांतर चतुर्भुज आयत वर्ग। जैसे त्रिभुजाकार पिंड दे दे तो त्रिभुजाकार पिंड जब देता है तो एक त्रिभुज ऐसे लेंगे तो त्रिभुज का पूछ देगा कि गुरुत्व केंद्र कहां होगा। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र माध्यिका के कटान बिंदु पर होता है। तो माध्यिका का कटान बिंदु कैसे निकालेंगे, यहां से ऐसे खींचें,
यहां से ऐसे खींचें और यहां से ऐसे खींच दें तो ये काटा एक दूसरे को, ये मीडियन है। और मीडियन तीनों जहां पर कटेगा वहीं उसका सीजी होगा। तो त्रिभुज का जब भी होगा तो माध्यिका के कटान बिंदु पर होगा। 3 माध्यिका है तो तीनों माध्यिका जहां एक दूसरे को काट देगा वही इसका सीजी होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज कोई भी होगा तो त्रिभुजाकार पिंड का कहां होगा, तो माध्यिका के कटान बिंदु पर, जहां पर एक दूसरे को वो काटेगी वहीं पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाया जाएगा त्रिभुज का। लेकिन अगर समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम आयत वर्ग, तो पैरेललोग्राम आयत वर्ग आप लोग पढ़ते होंगे ज्योमेट्री में, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक वर्ग है और ये एक आयत है। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम, ये समानांतर चतुर्भुज, ये वर्ग और ये आयत। और ये तीनों का एक ही होगा। तीनों का एक क्या होगा, तो ऐसे अगर खींचा जाए तो ऐसे ये कटिंग करेगा, तो ये इसका सीजी है। अगर इसको खींचा जाए ऐसे तो यहां कटिंग करेगा, तो ये इसका सीजी है। इसको खींचा जाए तो यहां कटिंग करेगा, तो ये इसका सीजी है। तो है क्या ये, तो ये डायगोनल है। डायगोनल मतलब विकर्ण होता। तो आयत दे दे, वर्ग दे दे, समानांतर चतुर्भुज दे दे, तीनों में से कोई भी दे दे और पूछ दे उसका गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो आंसर करेंगे कि गुरुत्व केंद्र जो होता है वो विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। तो विकर्णों के कटान बिंदु पर, जहां पर एक दूसरे को विकर्ण काटता है वहीं पर सीजी का स्थान होता। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में, इसमें से कोई ना कोई पूछता रहता ऑब्जेक्टिव में, सीधा पूछ देगा पिंड का नाम और गुरुत्व केंद्र पूछेगा। निकालने के लिए नहीं कहेगा कि निकाल के बताएं कहां, ये पूछेगा कि कहां होता है, सीधा बताएं। क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरल साइंस में निकालने के लिए नहीं देता। लेकिन एक और हम बता देते हैं कि अगर ये पूछ दे कि हमारे शरीर का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, एक मानव है और हमारा गुरुत्व केंद्र, हमारा भी बॉडी है, हमारे बॉडी में भी मास है, और हमने कहा जहां मास होता है वहां गुरुत्व केंद्र तो होता है, बिना गुरुत्व केंद्र, बिना मास का गुरुत्व केंद्र होगा ही नहीं, और जहां मास वहां गुरुत्व केंद्र होगा। और अक्सर पूछता है कि मानव का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो गुरुत्व केंद्र मानव का जब पूछ देगा तो मानव का गुरुत्व केंद्र कहां होगा, तो मानव के नाभि में होगा। ये ध्यान रखना है, ये पूछता है एग्जाम में, एक मनुष्य का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो उसके नाभि में होता। इसलिए नाभि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जीवन उससे चलता है, नाभि से ही बच्चे का जीवन का क्रिएशन होता है। वही नाभि मां के गर्भ से जुड़ा रहता है और बच्चे का पोषण करता है। तो नाभि सेंटर पॉइंट है जहां पर पूरे मानव के शरीर का मास कंसंट्रेटेड होता है। तो इतना चीज पहले तो आप ध्यान रखेंगे, गुरुत्व केंद्र कहां है, किस पिंड का कैसे समझते हैं, इसमें से कोई ना कोई आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब यहां के बाद जो गुरुत्व केंद्र से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उसको समझने का प्रयास करना, और समझना क्या है तो उसको मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर मैं आपको इसके बाद के वीडियो में उसको मैं डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान से समझें कि जो हम इतना पढ़ रहे हैं गुरुत्व केंद्र, उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का महत्व क्या है, कभी इस पर ध्यान देना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे टॉपिक का। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों निकालना चाह रहे हैं कि कहां पर किसका है, इसको पढ़ने से फायदा क्या है, क्या हम इससे कर सकते हैं। तो इससे फायदा यह है कि जितना भी आप किसी पिंड का निर्माण करते हैं तो उसका संतुलन जो होता है, इक्विलिब्रियम, इसी सीजी पर मेंटेन होता है। मतलब इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, यह ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम से एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है जीएस में, इसको हम हिंदी में संतुलन कहते हैं। समझे, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और वो एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला तो जैसे सिंपल पूछा जाए आपसे कि एक बच्चा मानव का जब जन्म लेता है तो उसको खड़ा होने में 1.5 साल लग जाते हैं, तब जाकर वो खड़ा हो पाता। कई बच्चे तो 1.5-2 साल तक में भी खड़े नहीं हो पाते, तो मां बाप बहुत चिंतित हो जाता है कि बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा। लेकिन कभी ध्यान दिए होंगे
कि एक गाय जब बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को, तो वो बछड़वा जो है 10 मिनट में खड़ा होकर दौड़ने भी लगता है और मां का दूध भी पीने लगता है आसानी से। लेकिन एक मानव का जो बचवा है वो बिल्कुल खड़ा होने में बहुत दिक्कत होती है उसको। तो क्यों दिक्कत हो रहा है कि गाय का बछड़ा तुरंत खड़ा हो, तुरंत जन्म लिया और 10 मिनट में चलने लगा, अपने से दूध भी पी रहा है, कोई उसको दिक्कत नहीं। लेकिन मानव का जो बचवा है उसको काफी प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, काफी मेहनत करता है, तब जाकर वो खड़ा हो पाता। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र सबसे मेन पॉइंट है जो एक बच्चे को खड़ा होने में मदद कर रहा है। अगर गुरुत्व केंद्र को बैलेंस नहीं करेगा बच्चा, खड़ा नहीं हो सकता। एक दारू पी लेता है शराबी, तो देखते हैं उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं और गिरता है, संभलता है, कभी कभी तो घर तक नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही कहीं गिर गया पानी वगैरह में तो डेथ तक हो जाती। शराबी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन यही होता है कि कहीं वो पानी में गिर गया रास्ते में, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं। और इसलिए कि उसका गुरुत्व केंद्र डिस्टर्ब हो गया है, गुरुत्व केंद्र को बैलेंस नहीं कर पा रहा। और जब गुरुत्व केंद्र बैलेंस नहीं होगा, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए गुरुत्व केंद्र का बहुत महत्व है। एक राजमिस्त्री जब दीवार लगाता है मकान बनाने के लिए, तो गुरुत्व केंद्र को अगर मेंटेन ना करे तो दीवार खड़ा ही नहीं होगा। देखते हैं 100 मंजिला बिल्डिंग ही बन जाती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र को ध्यान रखकर बनाते हैं। आज बड़ी बड़ी ब्रिजेज बन रहे हैं, एलिवेटेड ब्रिजेज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको गुरुत्व केंद्र का ज्ञान है, हमको पता है कि कहां पर पुल का पिलर देंगे कि ये पुल गिरेगा नहीं, सारा पिलर पर ही भार आएगा। तो सब कुछ को समझने के लिए गुरुत्व केंद्र चाहिए। हाजीपुर के बस पर लोग अक्सर छत पर चढ़ जाते हैं, तो बसों पर छत पर चढ़कर यात्रा करते हैं लोग, कुछ एंजॉय करने के लिए भी करते हैं और कुछ लोग अपने साहस का प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग पैसे बचाने के लिए करते हैं। सबका अलग अलग उद्देश्य है। लेकिन कानूनी तौर पर बसों के छत पर सवारी करना मना है, कानूनी अपराध है कि अगर प्रशासन उसको देख ले तो डंडे भी लगते हैं और जुर्माना भी होता, बस चालक को भी और जो यात्रा करता है उसको भी। कभी देखे होंगे कि एक पूछता है अक्सर एग्जाम कि पीसा की मीनार 7 अजूबों में शामिल, जैसे ताजमहल है वैसे ही पीसा की मीनार है। तो अजूबा क्यों मानते हैं उसको? क्योंकि मीनार झुका हुआ है और आज भी खड़ा है सदियों से झुकने के बाद। जबकि झुकने के बाद कोई भी पिंड को समय के साथ गिर जाना चाहिए। जब एक पेड़ झुक जाता है तो जैसे ही बारिश आती, आंधी आती है, तुरंत वो गिर जाता है, ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर। जैसे ही पेड़ में झुकाव आ गया तो वो वृक्ष ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, वो गिरेगा, क्योंकि सीजी उसका अब अपने जगह से खिसक गया है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए इक्विलिब्रियम समझना होता है। और इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? तो गुरुत्व केंद्र से मेंटेन होगा। और इसलिए ही हमको गुरुत्व केंद्र जानने के लिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, इसलिए गुरुत्व केंद्र को जानना जरूरी होता है। आप कभी जज किए हैं कि एक कार जो डिजाइन करती है कंपनियां, कार का स्पीड जितना बढ़ता चला जाता है, मतलब जितना फास्ट कार बनाएगा, आप कभी ऑब्जर्व करें, कार जो डिजाइन करती है कंपनियां, तो कार जितना फास्ट चलेगी, जितना फास्ट कार चलाने की क्षमता होगी, उस कार का ग्राउंड क्लियरेंस कमता चला जाता है। ये कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता? जितना तेज चलेगा कार, वो कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस, कार ऐसे है, मान लिया आप एक कार डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे ये कार आपने डिजाइन किया इस प्रकार से, तो देखे होंगे कि जो कार का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब जो सट कर कार बनाई जाएगी, सड़क से जिसका बॉडी ज्यादा सटा होगा उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना। आप कभी भी रेसिंग कार को देखें तो आपको टायर और बॉडी जो है इतना ग्राउंड से सट कर चलता है, उसका हाइट नहीं होता है। ट्रैक्टर का क्या है? ट्रैक्टर का हाइट बहुत होता है ग्राउंड से, इसलिए ट्रैक्टर बहुत ही अनस्टेबल गाड़ी है, कभी भी पलटी मार सकता है। तो जितना आप ग्राउंड से सटा कर रखेंगे वो गाड़ी पलटी नहीं मारेगी, फास्ट भी चलेगा तो बैलेंस में चलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजों में वैज्ञानिक तरीके से जो डिजाइन होता है उसमें इक्विलिब्रियम का बहुत महत्व होता है। और इक्विलिब्रियम क्या है? तो पिंड का संतुलन। और इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है, मतलब पिंड का संतुलन जो है वो गुरुत्व केंद्र के आधार पर 2 तरह के पढ़ना होता है हम लोग, और उसी को हम लोग को ध्यान रखना। तब इक्विलिब्रियम संतुलन क्या है?
इसको तो हम लोग समझेंगे और फिर समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना है, नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक मतलब समझते ही होंगे, और ऐसे भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं स्टैटिक। तो एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ने होते हैं, ये ध्यान रखना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो दो तरह का। तो स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, इसको कह सकते हैं स्थैतिक इक्विलिब्रियम या स्थैतिक संतुलन। और ये जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको गतिशील संतुलन भी कह सकते हैं। गतिशील संतुलन, यही दो तरह के संतुलन नॉर्मली बॉडी में देखा जाता है। तो पहले तो इक्विलिब्रियम क्या है ये समझना है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, हम लोग को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि पिंड इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरा कि इक्विलिब्रियम कब स्टैटिक कहलाएगा, कब डायनेमिक कहलाएगा। और इसी की इक्विलिब्रियम की बात मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा, जिसमें मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको समझाऊंगा कि कैसे कार का डिजाइन होता है, कैसे कंपनियां बनाती है, कैसे पीसा की मीनार नहीं गिर पा रही है, अभी भी वैसे खड़ी है 7 अजूबों के रूप में। छत पर बसों की यात्रा करने से क्यों मना किया जाता है, मानव का बचवा क्यों जल्दी खड़ा नहीं होता है और गाय का बचवा जल्दी खड़ा क्यों हो जाता है। तो ये सब कुछ मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आसानी से एग्जाम में सवाल बना पाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं, फिर मिलूंगा अगले विषय में अगले वीडियो के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, राष्ट्र भावना के ओत प्रोत रहें और राष्ट्र भावना के साथ काम करें, देश हित में अपना हर कार्य को लगाएं। थैंक यू।